मेरा नाम बैरिस्टर सीएसपर मैं अपनी टीम से इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मैंने भारत लॉ बीबीटी से किया हुआ है और लॉ मेरा एक्सटर्नल है। क्वींस मेरी से मेरा जो है जी LLM है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लॉ। तो आज जो टॉपिक डिस्कशन में है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन द लाइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। तो जैसे आपको पता है कि तंद्रा का जो ओरिजिन है वो भी सोली आर्टिकल 19 और 19A पे डिपेंड करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन आप कहते हैं जिसमें स्पीच किया जाता है और इंफॉर्मेशन किया जाता है। मगर पहले टॉपिक के पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि आपको ये पता चले कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। आप कहीं भी पढ़ेंगे तो ये आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सब्जेक्टिव डेफिनेशन इसकी नहीं है। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये होता है जी कि किसी भी डेफिनेशन को मतलब उसकी इंटरप्रिटेशन अलग हो सकती है। सब्जेक्टिव में ये होता है कि वो एक खास स्टैंडर्ड टाइप का उसका डेफिनेशन हो जाता है। इधर हम जैसे 2, 3, 4 हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन ली हुई हैं। एक लीगल डिक्शनरी की है, फिर न्यू वर्ल्ड इंसाइक्लोपीडिया की है, साथ में फिर है कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो आप सबको पता है बड़ा इम्पोर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है जो दुनिया में पहला अपनी नौइयत का जो डॉक्यूमेंट बना था जिसको यूनिवर्सल आप डिक्लेरेशन कह सकते हैं। उसके बाद फिर ये BITs और रीजनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जो ट्रीटीज थी, इसका ओरिजिन आप कह सकते हैं कि इसी से निकलता है। और उसके अलावा 2 स्कॉलर्स को भी हमने वो किया हुआ है, जिसमें एक वेस्टर्न स्कॉलर हैं डेविड, और उसके अलावा ये एक मुस्लिम स्कॉलर हैं अब्दुल हकीम, और साथ कायरो डिक्लेरेशन। अगर आप इन जितने डेफिनेशन हैं इनको गौर से देखिएगा तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा जो सबसे मतलब क्या कहते हैं एक अच्छा डेफिनेशन जिसमें फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और स्पीच दोनों को कवर किया गया है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मगर इस बावजूद इसको एक अच्छा डेफिनेशन समझा तो जाता है, मगर जो फिलोसफर्स टाइप हैं या फिर जो इस सब्जेक्ट में महारत रखते हैं वो कहते हैं कि जो वेस्टर्न स्कॉलर जो हैं, जो डेविड बेली हैं, इनकी जो डेफिनेशन है ना, इसको वो समझते हैं कि ज़्यादा बेहतर है। उसमें इस वजह से वो कहते हैं कि इसमें जो राइट्स है ना, अगर आप इसको पढ़े तो राइट्स में एक बैलेंस ट्राई किया हुआ है। बैलेंस बिटवीन आपके अपने राइट्स और दूसरे के राइट्स। मतलब आप किसी के ऊपर अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप कर भी रहे हैं, अगर एक बंदा आपको नहीं सुनना चाह रहा है या कुछ, तो इस सूरत में आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। कॉशन की सूरत में आप उसको नहीं कह सकते कि वो आपकी बात ज़रूर सुनेगा। अगर कोई सुनना चाहता है ठीक है, नहीं सुनना चाहता तो नहीं ठीक। इसीलिए 19 जब ये UDHR आया था तो ये डेवलपिंग वर्ल्ड और ख़ासकर मुस्लिम वर्ल्ड में इसकी डेफिनेशन के ऊपर थोड़ा सा इशू था, क्योंकि इस्लामिक लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उसके मुखालिफ कह तो सकते हैं कुछ हद तक, मगर नहीं भी है। वो सब्जेक्टिव हर बंदे का ओपिनियन है। मेरे ख्याल से नहीं है, आपके ख्याल से शायद हो, तो वो इस वजह से क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, थोड़ा सा मज़हब और ये आपस में कहते हैं। इसमें जो कायरो में 1990 में जो हुआ था ना, उसमें अगर आप UDHR और उसकी डेफिनेशन को आप पढ़े ना, तो UDHR की डेफिनेशन में आप जैसे पढ़ते हैं, एवरीवन हैज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन। The right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media regardless of frontiers। तो इसमें जो एक्सप्रेशन को जो दुनिया में भी वैसे डिफाइन किया जाता है, एक्सप्रेशन में इंफॉर्मेशन और स्पीच दोनों को इकट्ठा करके उसको एक्सप्रेशन में आपको ज़्यादातर इंटरनेशनल ट्रीटीज और उसमें मिलेगा। अलग-अलग ये आपको कम ही मिलेगा। अलग-अलग भी हैं, जैसे कि राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो अमेरिकन इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है, उसमें थोड़े से इन्होंने अलग से किया हुआ है, मगर बेसिकली ये दोनों साथ साथ ही चल रहे होते हैं। जो कायरो डिक्लेरेशन अगर आप उसको देखें, उसका बड़ा सा बेसिक सही डेफिनेशन दिया हुआ है। बेसिकली उनकी एम्फेसिस या जो स्ट्रेस आउट उन्होंने किया हुआ है वो सारा प्रिंसिपल ऑफ शरिया लॉ किया हुआ है, जो कि 1990 के ऑनवर्ड्स
जब ये ट्रीटीज साइन भी हो रही थी और ये ह्यूमन राइट्स डेवलप हो रहा था दुनिया में, तो एक वैक्यूम समझा जाता था मुस्लिम वर्ल्ड में। वो समझते थे कि जो ये डिक्लेरेशन UDHR है ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुखालिफ है या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के वो, इसमें बेसिकली जो इनका आर्टिकल 6 है वो UDHR से डिस्टिंग्विश करता है। UDHR जो है वो बेसिकली वाइड क्या कहते हैं राइट्स देता है ख़वातीन को भी और मर्दों को भी, उनको बराबर। और जो कायरो डिक्लेरेशन है इसमें भी बराबरी की बात हो रही है आर्टिकल 6 में, मगर इसमें जो डिक्लेरेशन या जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि शरिया के मुताबिक उनके राइट्स होंगे, जो कि आपको बहुत सारे आप में से को पता होगा कि थोड़े से डिस्टिंग्विश है इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक मर्दों के मुकाबले में थोड़े से उसमें से ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क है। वैसे तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बहुत सारे लोग इसको ट्रेस बैक करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बाद, जब नाजीज का फॉल हुआ, जर्मनी का फॉल हुआ। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये यहाँ से निकला है, या कुछ लोग थोड़ा सा पीछे चले गए तो 19th सेंचुरी, मगर बेसिकली इस तरह नहीं था। ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये डेवलप हुआ था 1600 में, जब यूरोप में चर्च कमज़ोर होने लगी थी, और उसके बाद 1640 समथिंग से लेके 1670 तक 30 ईयर्स जिसको कहते हैं रिलीजियस वॉर, जब यूरोप में या वेस्ट में हुई थी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। तो उसके बाद वहाँ पर जो स्कॉलर्स थे उनके नाम भी आगे नेमली जैसे जॉन मिल्टन है, जॉन लॉकी है, ये इंग्लिश थे। इन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी डिस्कशन इसके मुताबिक कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये इनहेरेंट राइट है, ये ना चर्च आपकी क्या कहते हैं रोक सकता है, ना फिर इसके ऊपर कोई किंग उस वक्त होते थे या कॉन्स्टिट्यूशन थी या बाय लॉज इसके ऊपर कोई कर्टेलमेंट नहीं हो सकती थी। मगर उस वक्त ये जो एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट था ये इतना नहीं था जो आज के हिसाब से वेस्ट में, क्योंकि ये टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है। उस वक्त चर्च काफ़ी पावरफुल थी। फिर जब 30 ईयर्स ऑफ ये वॉर इसमें चलता रहा, पहले इसको हिस्टोरिकल उसमें वो खाली फिलॉसफी या फिर बुक्स की हद तक था। उसके बाद जो 17th सेंचुरी में था, तो 17th सेंचुरी में बेसिकली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दुनिया में या फिर वेस्ट में जो है इसका फॉर्मली इसका ओरिजिन आप देख सकते हैं, क्योंकि जो इनमें दो डिवाइड्स हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो ओरिजिन है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, वो जो है वो स्वीडन से फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन स्वीडन से है, और इंफॉर्मेशन जो है ना या स्पीच वो है डेनमार्क और नॉर्वे से। ये 1776 में इंफॉर्मेशन को स्वीडन में रिकग्नाइज किया था कि कोई भी गवर्नमेंटल लेवल के डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो पब्लिश होंगे और उसकी एक्सेस होगी जनरल पब्लिक पे। वो किसी भी वक्त ऐसे डॉक्यूमेंट अगर मांगेंगे तो आप देंगे। तो इसी तरह फिर डेनमार्क और नॉर्वे में जब ये चीज़ें इसके ऊपर स्टडीज़ बढ़ती गई, तो डेनमार्क में और नॉर्वे उस वक्त ये कंबाइन एक स्टेट होता था, अलग नहीं था। तो इन्होंने 1770 में जो ट्रेस बैक किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच 1770 में इन मॉडर्न वर्ल्ड, तो वो इसकी ट्रेस बैक नॉर्वे और डेनमार्क से होती है। फिर इसके बाद जिस तरह नीचे लिखा हुआ है 1618 से 1648 तक जो वॉर हुई थी, उसके बाद जो ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो थी, जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट जो आया था, जिसके नीचे फिर बहुत सारे लोगों को कॉलोनाइजेशन जब ख़त्म हुई थी 19 अर्ली 20th सेंचुरी या 19th सेंचुरी लेट 19th सेंचुरी आप कहते हैं, जब ये शुरू हुआ था। उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आप में से बहुत सारों को पता होगा लीग ऑफ नेशन के नाम से एक यूनाइटेड नेशन की तर्ज का एक कॉन्सेप्ट आया था, मगर वो वर्ल्ड वॉर 2 में फेल हो गया। तो उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो यूनाइटेड नेशंस फॉर्म की गई। यूनाइटेड नेशन फॉर्म्स होने के साथ साथ दुनिया में पहली बार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो है दुनिया के सामने पेश किया गया, जिसको पाकिस्तान ने भी साइन किया था
और पाकिस्तान उसका मेंबर था, मगर 1948 का जो UDHR है, इसका एक इशू ये था कि ये किसी के ऊपर बाइंडिंग नहीं था। मतलब कोई इसको अपने लॉज में रेक्टिफाई करना चाहे तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहे तो बाइंडिंग अथॉरिटी इसकी नहीं थी। मगर हाँ, दुनिया में एक कॉन्सेप्ट के तौर पे आ गया था कि ह्यूमन राइट्स और बेसिक ह्यूमन राइट्स सबको देने चाहिए। उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लिविंग था, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, साथ में इसी तरह ही चलता है। दुनिया में जो मतलब वेस्ट में भी अगर आप देख लें और हमारे यहाँ, तो वेस्ट में जिस तरह तार साहब ने बताया भी था कि अमेरिका में एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा एब्सोल्यूट है। मगर एब्सोल्यूट कॉन्स्टिट्यूशन में तो उनके एब्सोल्यूट है, मगर उसमें यहाँ पर आपने देखा होगा पेंटागन पेपर केस है 1971 का, आप पढ़ लीजिएगा अगर कभी टाइम आपका। उसमें फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट निकला था, जिसके बाद से जब जब भी वहाँ पर कोई पेपर पब्लिश होते हैं या न्यूज़ के ऊपर आते हैं तो गवर्नमेंट उसको रिस्ट्रिक्ट करती है। रिस्ट्रिक्ट ये इसके बावजूद कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट है, उस बावजूद नेशनल सिक्योरिटी का जो है वो एक एक्सेप्शन उन्होंने प्रोवाइड किया हुई। हमारा चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन यूके के साथ ज़्यादा क्या कहते हैं इनलाइन है, या इंडिया आप कह सकते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान भी, या यूके में देखते हैं, यूके का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कोडिफाइड नहीं है, अनकोडिफाइड है, मगर इस बावजूद वहाँ पर भी आपको रिस्ट्रिक्शन मिलेंगे। यूके में ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1944 है कि 11 है, मुझे थोड़ा नज़र भी नहीं आ रहा। और साथ में पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की ओरिजिन और हिस्ट्री, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसकी तरफ हम आएंगे, मगर पाकिस्तान में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 19A में तो उन्होंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जिक्र किया, जबकि आर्टिकल 19 में उन्होंने थोड़े से उसमें क्लॉज डाले हुए हैं, जैसे ग्लोरी ऑफ इस्लाम हो गया, प्रोहिबिशन, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इसके अलावा इस तरह 2-3 और भी हैं, वो चलो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हमारी जो पाकिस्तान में है, आपको पता है कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इससे पहले भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में वो थे, आए हुए थे। UDHR के होने के बावजूद उनमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच का कोई एब्सोल्यूट राइट आपको दिया नहीं गया था। ये 1973 में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना, तो उसमें आर्टिकल 19 को ऐड किया गया एज अ क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट किया गया। मगर वो एक अलग स्टोरी है कि हमारी फंडामेंटल राइट्स इस तरह हमें मिले नहीं। टाइम के साथ कोर्ट्स ने भी इसमें बड़ा रोल एक प्ले किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस है 1993 का, एक भी नज़ीर भुट्टो का केस है फोन टैपिंग का, वो इसके साथ हम देखेंगे। तो आर्टिकल 19 जो बेसिकली 1973 में था और जो अभी भी है, उसमें इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम, इसके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट ऑफ इट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, और ये जो सारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये अगर आप हमारा सेक्शन 26 और 20 कुछ है, उसमें भी आप देखेंगे तो हमारे लाइसेंसी भी इसकी इस वो उनके ऊपर पाबंदी है, वो बाउंड है कि इस चीज़ को खास इसका ख्याल रखें और ऐसा कोई चीज़ या कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते जिसमें इसकी वायलेशन हो रही होती है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया 1973 का, वो जो लेट 2002 में थोड़े से रिफॉर्म पाकिस्तान में आ गए थे। 2002 की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने थोड़े रिफॉर्म्स लेके आ गए थे। उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन का एक ऑर्डिनेंस पास किया था बैक इन 2002। मगर उससे पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट जो निकलता है वो है ये कि नज़ीर भुट्टो वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान 1998 सुप्रीम कोर्ट, इसमें बेसिकली उन्होंने राइट टू प्राइवेसी या आर्टिकल 14 को जो है उन्होंने कहा था कि ठीक है फ्रीडम ऑफ स्पीच और या इंफॉर्मेशन लोगों का राइट है, मगर ये ऐसा राइट है जो आजकल भी आप लोग देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो राइट है ये आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं कर सकता। मतलब अगर किसी की ऑडियो टेपिंग
है या फिर वीडियो है, ये बेसिकली फंडामेंटल राइट जो है, हर एक फंडामेंटल राइट दूसरे को, आपको जैसे पता होगा कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एक दूसरे को सुपरसीड, किसी की पावर अथॉरिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो जो 14 है वो क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 की वायलेशन नहीं हो सकती है। इवन अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन या स्पीच के टाइम पर भी आप दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन पास हो रही है, उसमें अगर आर्टिकल 14 की वायलेशन हो रही है, तो इस सूरत ये जो वायलेशन है ये बाय लॉ सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के जो केस में है वो डिफाइन किया था। साथ में 1993 का जो मियां नवाज शरीफ का केस था, उसमें ये इन्होंने डिफाइन कर दिया था, उन्होंने डिफाइन कर दिया था कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, वो स्पेल्ड आउट होती है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से। ये फॉर द फर्स्ट टाइम था पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि इसको डिफाइन डेफिनेशन दी गई थी या इसका कॉन्सेप्ट पेश किया गया था। इससे पहले इसका कोई कॉन्सेप्ट इस तरह नहीं था। फिर जब 2002 में पाकिस्तान ने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ ऑर्डिनेंस 2002 इन्फोर्स किया था, तो लोगों के पास ये राइट आ गया था कि लोग किसी भी पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए भी फाइलिंग करके वो डॉक्यूमेंट मांग सकते थे। साथ में क्योंकि ऑर्डिनेंस आपको पता है 4 महीनों से ज़्यादा के बाद एक्सपायर हो जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 17 जो है उस आर्टिकल 17 ने इसको जो है सेफ गार्ड कर दिया था और इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट बना दिया था। फिर 2010 में गवर्नमेंट थोड़ी सी आगे गई और उन्होंने आर्टिकल 19A को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया था। ये 2010 में हुआ था। तो उसके बाद पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, इसको दो कॉन्स्टिट्यूशन इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दी थी। मगर दोनों में अगर आप देखें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ इस वजह से भी है कि हमारे यहाँ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम और जो वो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की तो इजाज़त देता है, मगर साथ उसके ऊपर कुछ बाउंड्रीज हैं, जैसे ब्लास्फेमी लॉ हो गया, और इसके अलावा कोई ऐसी बात जो आप पब्लिक में करते हैं जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं इस्लामिक लॉ के रिगार्डिंग, तो उन चीज़ों को आपको इजाज़त कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता। इस वजह से जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है वो खाली नेशनल सिक्योरिटी के हद तक हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ नेशनल सिक्योरिटी के अलावा भी काफ़ी चीज़ों के ऊपर पाबंदी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से ही स्पेल्ड आउट। ये जो वैसे प्रोविंशियल असेंबलीज ने भी अपना, क्योंकि पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो ऑटोनोमस हैं, तो उन्होंने अपने अपने अनाउंस किए थे। आप इसके बारे में अगर पढ़ना चाहें तो आपको काफ़ी वो होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का जो इंफॉर्मेशन एक्ट है वो पाकिस्तान में काफ़ी प्रोग्रेसिव समझा जाता है, मगर 2015 के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आ गई थी जिसके बाद इसको इतना प्रोग्रेसिव नहीं समझा जाता जैसे पहले बैक टू टिल 2015 समझा जाता था। और हमारा जो फेडरल का है वो भी काफ़ी हद तक यहीं से इसके साथ इंटरलिंक्ड है, या इसी का आप कह दें कॉपी टाइप। फिर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की जो मैं बार बार कर रहा था, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 का जो है उसमें इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इस्लाम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस, इसको डिफाइन किया हुआ है। तो पहले हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन इस्लाम से शुरू करेंगे। बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 31 है वो यही कहता है कि कोई भी लॉ या कोई इस तरह का फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हों वो लोगों की हेल्प की जाए और ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए कि लोगों को इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसानी से मिले, और साथ में ही ऐसा कोई लॉ या कोई ऐसा कोई वो ना हो, प्रमोशन हो क्या कहते हैं इस्लामिक लॉज की वगैरह, और साथ में ऐसा कोई लॉ भी पाकिस्तान में
इनैक्ट ना किया जाए जिससे क्या कहते हैं इस्लामिक प्रिंसिपल्स की ब्रीच हो। जैसे अभी आपने रिसेंटली फेडरल शरीयत कोर्ट का एक एग्जाम्पल भी देखा था ट्रांसजेंडर लॉस के मुताबिक, तो उन्होंने इसको उसके बाद अभी एक खुला की वर्दी केस आया था जिसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने उसको भी स्पिरिट ऑफ इस्लाम के खिलाफ दे दिया था। तो इसी तरह क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे तो हमने 15 लॉज में भी इस चीज़ का आपके आर्टिकल ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 26 वगैरह देखेंगे, साथ में ये भी और जब कोड ऑफ कॉन्डक्ट को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाएगा तो उसमें भी इस चीज़ का मेंशन है। तो जिस तरह कुछ आर्टिकल्स वगैरह इसी के ऊपर थे जिससे नोट लिया गया है, तो आर्टिकल्स में कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि स्पीक फेयरली टू द पीपल, और साथ में ये भी है कि आप फॉल्स स्टेटमेंट और वो ना दिया जाए। तो इसमें लोगों ने जो राइटर्स वगैरह हैं इस्लामिक राइटर्स के, तो उनका एक कॉन्सेप्ट उन्होंने किया कि क्योंकि वेस्ट में ये प्रोपेगेशन है कि इस्लाम में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट इतना नहीं दिया जाता है, ये इसको क्या कहते हैं डिनाई करते, साथ में वो ये कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इस्लाम में इसकी इजाज़त है, मतलब सर्टेन बाउंड्रीज हैं। सर्टेन बाउंड्रीज ये है कि इस्लाम आपको ये जैसे उनकी आयत आगे मेंशन भी है, वो कहते हैं कि उनके झूठे खुदा को झूठा ना करो, हमारे सच्चे खुदा को झूठा कोई नहीं। तो बेसिकली ये कि आप किसी को ज़बरदस्ती या ज़ोर ज़बरदस्ती या ऐसा कोई मतलब स्पीच नहीं करनी चाहिए जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। और वो बाकी इस्लाम आपको बार बार यही वो कहता है कि आपने जो सबसे बड़ी एग्जांपल उसकी है कि वो एम्फसाइज करते हैं कि डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ की तरफ आपने बेशक आप इस कुरान पे रिसर्च करें, हदीस पे रिसर्च करें, आप पढ़ें कि क्या इसमें कितनी सदाकत है क्या नहीं है, ताकि आप लोगों को आपको रोकना नहीं है इस चीज़ से करने से, मगर सर्टेन बाउंड्रीज हैं कि आप ब्लास्फेमी लॉ और ऐसी कोई बात ना करें जिससे स्पेसिफिकली किसी की दिल आज़ारी हो। दूसरा ये कि आप लोगों को खुद आपको कोई ख़ास आइडिया ना हो या अंडरस्टैंडिंग आपकी इतनी अच्छी ना हो, साथ आप लोगों को भी गुमराह करें। अगर इस्लाम आपको बेसिकली इसकी इजाज़त देता है, आगे इधर मेंशन भी स्लाइड्स में किया हुआ कि राइटर्स के नाम के साथ ही कि वो उन्होंने इस्लाम की जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं कमाली ने इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, प्रेज वर्दी, ब्लेम वर्दी, डाउटफुल। तो प्रेज वर्दी भी आपको इजाज़त है इस्लाम में, आप जितना मर्जी करना चाहें, कोई इस तरह नहीं आप कॉन्सेप्ट को डिफाइन करना चाहें, आप कॉन्सेप्ट को एलिबरेट करना चाहें। ब्लेम वर्दी और डाउटफुलनेस में ये ब्लेम वर्दी में जो है वो अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप समझते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हो रही, तो आपके पास इजाज़त है, आप उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक कर सकते हैं। मगर इंटरप्रिटेशन ठीक करते वक्त आपने इस चीज़ का बस खाली ख्याल रखना है कि जो भी आप कह रहे हैं वो कुरान और हदीस से आपके आर्गुमेंट्स बैक होने चाहिए, ना कि आपकी अपनी कोई ज़ाती सोच और फिक्र होनी चाहिए। इसी तरह मौदूदी साहब का भी वो है कि इस्लाम gives right of freedom of thought and expression to all citizens on condition that it should be used for the propagation of virtue and truth and not for the spread of evil and wickedness। साथ में आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर भी जो डेफिनेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच की दी हुई है, यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि नहीं आपने इस्लाम के हक के लिए बात करनी है, या ठीक है आपने वो हम इसको समझते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और साथ में ये एक सच्ची किताब और सच्चा पैगाम है, मगर साथ में वो ये कहते हैं कि आपने कोई भी बात हो किसी भी एक्सप्रेशन में मज़हब के अलावा भी अगर आप, क्योंकि ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ या किसी ऐसी हुक्मरान जो कि राइट्स ब्रीच कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ बोलने का भी आपको पूरा इख्तियार इस्लाम देता है। साथ में वो आपको इसकी तरगीब भी करता है कि आप कोशिश करें कि सच ही बोले, ना कि इस तरह की कोई बात करें कि झूठ बोले। साथ में भी मैं जो माइक अपने लर्नर फ्रेंड अनस फारूक को देना चाहूँगा, वो यहाँ से आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ऊपर जो और हेड्स रह गए वो आपके साथ डिस्कशन को करेंगे। शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम।
मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अनस फारूक है। मैंने 2019 में यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर से लॉ किया था फॉरेन डिग्री। उसके बाद 3 साल प्रैक्टिस के बाद अभी रिसेंटली मैंने पेमरा ज्वाइन किया है। तो मैं भी आप लोगों की तरह बिल्कुल नया नया सीख रहा हूँ। और बल्कि हमारे साथ में कहते होते थे कि जितना मर्जी किताबें पढ़ लो, जब तक काम करोगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो शायद आप लोगों की वजह से मुझे भी मेरी भी कोई नॉलेज बेहतर हो जाए पेमरा लॉस में। तो अब मैं कंटिन्यू करूँगा जो मेरे कॉलीग बात कर रहे थे। बेसिकली मकसद यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिटेल में बात करने का ये था कि पेमरा का इसमें किस तरह से रोल है। पेमरा का इंटरलिंक रोल है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरह पेमरा में करना है, अपने जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसमें या जो भी दिखाया जा रहा है उसमें पेमरा किस तरह इंश्योर करेगा कि वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और किस हद तक किया जा रहा है। तो जिस तरह मेरे कॉलीग ने अली ने बात की है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद रिलेशन टू इस्लाम है वो आर्टिकल 31 था। अब मैं अगली करूँगा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हमारे पाकिस्तान में ये काफ़ी गर्म जो है वो टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आती कहाँ से है। आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन का है। पहले मैं आर्टिकल 204 की बात करूँगा, फिर 68 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 204 बेसिकली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को एक्सप्लेन करते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मीनिंग क्या है? A court shall have power to punish any person who उसके नीचे फिर heads है abuses, interferes with or obstructs the process of the court in any way or disobeys the order of the court. B जो है उसका scandalizes the court है और C जो है वो does anything which tends to prejudice the determination of a matter pending before the courts. अब इसमें अब पेमरा का रोल क्या है? पेमरा में जिस तरह तारिक साहब ने बताया कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट के थ्रू हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो जो भी कंटेंट आ रहा है उसको किस तरह इंश्योर किया जाए कि वो जो हमारे कानून है उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर कोड 4 सब कोड 3 है। प्रोग्राम्स ऑन सब्सिडियस मैटर्स में बी एयर्ड इन इंफॉर्मेटिव मैनर एंड shall be handled objectively, provided that no content shall be aired which tends to prejudice the determination by a court, tribunal or any other judicial or quasi-judicial forum. इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि बेसिकली इसका मकसद ये है कि अब हमें सबको पता है कि सब्सिडियस का मतलब क्या है। सब्सिडियस के मायने अगर मुझे कोई ऑडियंस में से बता दे अगर तो पेंडिंग बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल, इसमें ये कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि जो अगर कोई भी चीज केस कोर्ट के सामने पेंडिंग है उसके ऊपर कोई हम वकील भी और तजिया निगार भी अपनी राय नहीं दे सकते। उसको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव मैनर में बिल्कुल इंफॉर्मेशन देने के लिए कन्वे किया जाएगा, रादर देन के उसके ऊपर जो है कोई अपना ओपिनियन फॉर्म किया जाए जिसके ऊपर जो है वो बाद में असरअंदाज हुआ जाए कोर्ट के मामला में। और ये हमने देखा है पाकिस्तान में काफ़ी प्रैक्टिस है कि मतलब कोर्ट का ऑर्डर बाद में आता है और उस पर तबसरे पहले शुरू हो जाते हैं और जी पहले एनालिसिस होना शुरू हो जाते हैं कि इस तरह हुआ, जज साहब ने इस तरह बैठे हुए थे, उनकी चाल चलन कुछ और था, बोलने का तरीका और था। तो इन चीज़ों को कर्टेल करने के लिए पेमरा ने जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो अपना इम्प्लीमेंट किया है 4.3 में। इसके बाद आगे 4.9 में है न्यूज और एनी अदर प्रोग्राम शैल नॉट बी एयर्ड इन अ मैनर दैट इज लाइकली टू जेपरडाइज एनी ऑनगोइंग इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। तो ये बेसिकली सिर्फ इस चीज को कर्टेल करने के लिए कि ना कि पब्लिक के जहन में पहले से ही जो है वो एक ओपिनियन फॉर्म कर दिया जाए उनका कि जी इसका आउटकम तो इस तरह आएगा, इसका आउटकम तो इस तरह आएगा। और ये जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बिल्कुल आप राय दे सकते हैं लेकिन यहाँ पे आपने अपनी राय नहीं देनी, आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। क्योंकि राय आप तब देंगे जब फाइनल आउटकम आ जाए डिसीजन का, उसके बाद आपकी राय आप उस पर तबसरा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि जी मेरे नज़र में इसमें ये कानूनी कमियां थी, इनको पूरा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन आप पहले से उसके ऊपर कोई राय नहीं फॉर्म कर सकते। एक तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर अब आगे हम आगे चलिएगा। ये अब थोड़े से हमने केस लॉ दिए हैं जो बेसिकली पेमरा ने ही, उसके अंदर काफ़ी केसेस में पेमरा ही पार्टी हुआ होगा।
अभी 2018 का पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 296 केस है, ये बेसिकली नैब का केस था और इसमें जस्टिस काजी फायद ईसा साहब रूलिंग कर रहे थे। उसमें उन्होंने छोटा सा पैराग्राफ लिखा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग observed that while most of the media acted maturely and fairly reported the proceedings, there were some who violated the parameters of factual reporting and also broadcasted and printed views of persons who were interested in a particular outcome of the case. ये जो मैं भी बात कर रहा था, the media should not dilate on a sub judice case, rather should only accurately report the proceedings. However, once a judgment is announced, it may be analyzed, evaluated or criticized. तो इसमें जो है वो पैमरा का रोल ये आ जाता है कि जब भी अगर कोई तबसरा कर रहा हो या कोई इस तरह कर रहा हो, तो उसमें जो है अगर कोई कंटेंट इस तरह का है जिसमें राय दी जा रही है सब जुडिस मैटर पे, तो वहां पे पैमरा एक्शन लेता है, या फिर उसके पास अगर कंप्लेन आती है तो उसके ऊपर जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेन अपनी जो है वो फाइंडिंग्स देता है और उस हिसाब से जो है वो फिर आगे रूलिंग्स चलती हैं बेसिकली जो ब्रॉडकास्टर है उसके ऊपर। आगे नेक्स्ट, ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट का केस है पीएलडी 2020 इस्लामाबाद 109। ये उस टाइम के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा मैडम फिरदौस आशी कमान का केस था। उसमें भी इसी तरह कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स चल रही थी जिसके बाद आके उन्होंने जो है वो अपने व्यूज दिए थे आके, तो इसके ऊपर भी कोर्ट ने रूल किया था और उनने अपने पैरा 19 में जजमेंट में काफी डिटेल में डेलिब्रेट किया था कि सब जुडिस रूल को जो है उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए इन इट्स ट्रू फॉर्म एंड स्पिरिट। उसके बाद आगे आ जाइएगा, ये फिर जो है ये आगे उसी की कंटिन्यूएशन है। मैंने सिर्फ वो वाला पार्ट हाईलाइट किया हुआ जो इम्पोर्टेंट है। एज नोटेड अबव, आर्टिकल 2042C हैज एक्सप्लिसिटली मेड एनी एक्ट लायबल टू बी पनिश्ड फॉर कंटेम्प्ट if it tends to prejudice and determination of a matter which is pending before a court. The Constitution, the highest law of the land, thus recognizes the sub judice rule. तो इसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ बड़ा गहरा कोरिलेशन है इस रूल का। जब भी आप कोई भी अपना उसके ऊपर ओपिनियन दे रहे होते हैं, आपने इस चीज का ख्याल करना होता है कि वो ओपिनियन के तौर पे ना जाए, वो एक खबर जाए, रादर देन कि आप अपना वो माइंड बता रहे हो लोगों को कि जी इस तरह होना नहीं चाहिए था, इस तरह होना चाहिए था। आगे चलिएगा, ये फिर 2011 का भी एक सुप्रीम कोर्ट का केस है। मैं आपको उसकी डिटेल के साथ बोल नहीं करूंगा, उसके ऊपर मैंने हाईलाइट किए हुए, अगर किसी ये आप नोट भी कर सकते हैं, आपको आगे फ्यूचर पर्पसेस के लिए अगर कभी चाहिए तो आप ले भी सकते हैं हमसे। अब ये जो केस है पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, जिसका जिक्र तार साहब ने भी किया था, ये साकिब निसार साहब की जजमेंट है। ये एक शो था, पावर प्ले शो था, उसके अंदर जो है वो जो एंकर्स शायद थे उन्होंने काफी जो है वो तजिया किया था केस के ऊपर। तो इसके बाद जो है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट को भी रिवाइज किया गया था। ये सुमोटो केस था सुप्रीम कोर्ट का, सुमोटो 28 ऑफ 2018। उसके अंदर अभी हम इसको आगे करेंगे। इसमें काफी डिटेल में जो है पैराग्राफ 19 में जो है ये चीजें बताई गई थी कि क्या क्या होना चाहिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट। इसमें काफी लोग शामिल हुए थे, काफी सोसाइटी में से लोगों को बुलाया गया था, जर्नलिस्ट को बुलाया गया था, मीडिया पर्सनल्स को बुलाया गया था, उनने कोर्ट अटेंड की थी, हियरिंग की थी। उसके बाद वहां पे ये कोर्ट दिया गया था, फिर कोर्ट ने जो है अपनी इस जजमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करवाया था। ये जो हाईलाइटेड है ये सब जुडिस से रिलेटेड है। आगे और ये काफी ज्यादा सारे थे, ये तकरीबन 11-12 रूल्स थे, इनको बाद में कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट भी किया गया। ये तो हमारी बात हुई थी क्या सब जुडिस के बारे में। सब जुडिस के साथ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी काफी केसेस आए, हमने देखे। काफी हमारे प्रोमिनेंट जो है पॉलिटिशियंस वगैरह के उनके कंटेम्प्ट की केसेस थे। उसमें भी पैमरा को डायरेक्शन गाहे बगाहे दी गई थी कि आपने ये चीज इंश्योर करनी है कि कंटेम्प्ट ना हो कोर्ट के किसी भी मामलों की, और सब जुडिस मैटर्स के ऊपर जो है वो ज्यादा मतलब ओपिनियन ना दिया जाए, ज्यादा देर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो ये भी एक क्या कहते हैं उस पे जो प्रोहिबिशन थी आर्टिकल 19 की, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड थी। फिर अब हम आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। ये भी बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम जो है वो अभी बहुत यंग नेशन है। देखा जाए तो दुनिया में हमें 75 साल हुए हैं, हम कौमें हमसे बहुत पुरानी है और काफी अरसे से उन्होंने सीख लिया अपना
अपना वक्त गुजारा और उससे सीखना शुरू किया। हम अभी फेयरली यंग नेशन है, इसलिए हमारे पास ये मसले अभी भी प्रसिस्ट करते हैं और अभी हमने बहुत कुछ सीखना है इसमें से ना। अब ये देखिए आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ मैन को, इनवॉल्बिलिटी ऑफ एंड डिग्निटी ऑफ मैन, और उसके बाद वो सारा बताता है कि किस तरह से जो है आपने उनका ख्याल करना है, वो चादर और चारदीवारी का और वो सब कुछ। यही चीज हमने अपने कोड ऑफ कॉन्डक्ट के अंदर कोड 8 है, वो कवरेज ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ एक्सीडेंट वायलेंस एंड क्राइम। बेसिकली मुआशरे को जो है वो इन बुराइयों से बचाने के लिए, मतलब आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो लेकिन आप इतनी ना दो कि अगला जो है वो उससे खौफजदा हो जाए। आप जिस तरह इमेजेस आती हैं विक्टिम्स की किसी अटैक के बाद या किसी उसके बाद, तो पैमरा ने इसके ऊपर भी कानून बनाया हुआ है कि किस तरह वो दिखाई जानी चाहिए, रादर देन कि हम उठा के वही पिक्चर्स बिल्कुल क्लियरली अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा दें, उनको थोड़ा ब्लर करके थोड़ा उसके खून को जो है वो कम से कम दिखाया जाए ताकि खौफ व खतर जो है वो मुआशरे में कम फैले। एक ये चीज थी। फिर उसके बाद कोड 11 है हमारा, वो प्राइवेसी और पर्सनल डाटा से रिलेटेड है। अब प्राइवेसी और पर्सनल डाटा से रिलेटेड आजकल जो है वो काफी ज्यादा सारे केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि जी लोगों की प्राइवेसी ब्रीच हुई है। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो है वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने नैब चेयरमैन की ऑडियो लीक के ऊपर एक रूलिंग दी थी। वो काफी इंपॉर्टेंट केस है। जिस तरह तारक साहब ने जिक्र किया था कि वकार जगह वाला केस, मोरालिटी और डिसेंसी का हमने ख्याल रखना है हर वक्त। क्या ब्रॉडकास्ट हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है, वो हमारी मॉरल वैल्यूज और उन सब के साथ कन्फाइन करता है या नहीं। जिस तरह वकार जगह का शो बैन किया गया, इसी तरह जो है अभी बहुत रिसेंटली मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट आई है। मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जजमेंट है, जिसके अंदर वल्गैरिटी, ऑब्ससेनिटी और उसको डिफाइन किया गया। उसके अंदर बताया गया कि क्या रीजनेबल ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स होने चाहिए वल्गैरिटी और ऑब्ससेनिटी को जो है वो इंटरप्रेट करने के, और किस तरह क्या चीज हमारे मीडिया पे दिखाई जानी चाहिए और किसको जो है वो कर्टेल किया जाना चाहिए। आगे चलिएगा प्लीज। अब यहाँ पे जो है वो आर्टिकल 11 के अंदर ये बताया गया है कि जी दरवाजा तोड़ के ये जो हम देखते हैं स्टिंग ऑपरेशंस होते हैं मीडिया पे, और वो ऐसे जो है वो कमरों के अंदर दरवाजे खोल के भागने वाली चीज है, उस चीज से रिस्ट्रेन किया गया है। क्यों? क्योंकि चाहे जो मैं हूँ, आप हो, कोई भी पाकिस्तानी जो है उसका फंडामेंटल राइट है प्राइवेसी का, और उस प्राइवेसी को किसी भी उसमें जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो पैमरा में इस चीज को इंश्योर करना होता है कि ऐसी कोई भी चीज इस तरह से ना दिखाई जाए कि जो किसी की भी प्राइवेसी, किसी की भी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट कर सकती है। आगे चलिएगा। अब ये जो है वो हेट स्पीच से रिलेटेड है। मैं आपको काफी ब्रीफली बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर है। हेट स्पीच के ऊपर है, फिर उन चीजों के ऊपर जो चीजों दिखाई जानी चाहिए या नहीं, क्राइम वगैरह, और ये सब कुछ। और हेट स्पीच के ऊपर अभी रिसेंटली जो है लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवाद हसन की जजमेंट आई है। ये PhD 2022 लाहौर 278। ये केस था बेसिकली हेट स्पीच का और जो है सेक्टेरियन हेट्रेड और वायलेंस के ऊपर, जिसके ऊपर उन्होंने काफी डिटेल में जो है वो रिव्यूलिंग दी थी कि क्यों ये चीजें जो है वो मीडिया पे इस तरह खुले में नहीं दिखाई जानी चाहिए, क्योंकि कुछ जहन होते हैं जिनके ऊपर बहुत आराम से आप असरअंदाज हो सकते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए आपने सिर्फ देखना होता है कि सोसाइटी को ऑब्जेक्टिवली rather than सब्जेक्टिवली, आपने ऑब्जेक्टिवली देखना होता है कि ठीक है कुछ लोगों की फहम ज्यादा है, उनके लिए ये चीजें नहीं मैटर करती, उन पर इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन कुछ लोगों पे करती हैं। तो इसलिए जो है वो पैमरा ने ये चीज इंश्योर करनी होती है कि ऑन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड क्या चीजें जो है वो दिखाई जानी चाहिए, क्या चीजें नहीं दिखाई जानी चाहिए। और इसके ऊपर फिर कोर्ट्स ने भी इसी तरह वक्तन फवक्तन अपनी रूलिंग्स और अपनी फाइंडिंग्स दी हुई है। ये भी PBA वर्सेस पैमरा का केस है 2016 का सुप्रीम कोर्ट का। इसके अंदर भी काफी डिटेल में बताया गया था। ये मैंने एक पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया है जो कि pertaining to basically आप राइट टू फ्री स्पीच और कंपेयरिंग विद जो है वो प्राइवेसी और बाकी सारा कुछ डिसेंसी और मोरालिटी के साथ उसका इंटरलिंक क्या है और उसको किस तरह बैलेंस करना है, इसमें ये बताया गया था। ये भी उसी की कंटिन्यूएशन है। बेसिकली उसने बताया था कि सिविल डेमोक्रेटिक सोसाइटी में
हर चीज जो कानून है और जो राइट्स है, जिस तरह अली साहब ने कहा था, वो बैलेंस होने चाहिए। एक आपके राइट्स हैं और एक जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके राइट्स हैं। तो इन दोनों की बैलेंसिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस रहेगा तो फिर ही सोसाइटी जो है वो एक नॉर्मल तरीके से चल सकती है, वरना इंतशार और जो है वो एक्सट्रीमिज्म जो है वो इसी वजह से जन्म लेती है, क्योंकि कुछ एक्सट्रीम्स जो है वो बहुत आगे निकल जाते हैं और कुछ जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो फिर उस चीज को बैलेंस करने के लिए जो है वो इंतशार और अनारकी जो है वो मुआशरे में फैलती है। अब लास्टली जो है वो डिफेंस एंड सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें जो है वो हमने देखा है कि मतलब वैसे तो पाकिस्तान में जो है वो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के नाम पे काफी ज्यादा सेंसरशिप एट टाइम्स आ जाती है, जब हुकूमतें जो है वो हमने डिक्टेटरशिप के लिए देखा और वो सारा कुछ। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे जो है उन्होंने आर्टिकल 19 में दिया हुआ है कि सॉवरेनिटी और डिफेंस, और उसको इंश्योर करने के लिए अब हमारे पास एक कानून है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ये हमारा जो है वो 1923 का है, उससे पहले यूके का 1911 का था। काफी अर्सा यूके वाला ही 1911 का कानून यूएस में भी चलता रहा, इंडिया में भी इम्प्लीमेंटेड रहा, पाकिस्तान में भी 1923 के नाम से। और इसमें बेसिकली जो है वो बताया गया कि क्या क्या वो एक्ट हैं जो बेसिकली स्पिनर्स विच इज गद्दारी और उसके जो है जुमरे में आते हैं, और क्या क्या इंफॉर्मेशन आप पब्लिक को दे सकते हैं और क्या क्या नहीं देनी चाहिए। कुछ ये भी रिस्ट्रिक्शन है आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कि जरूरी नहीं है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप खुला बता दें। कुछ चीजों के ऊपर, जिस तरह वो पेंटागन केस की यूएस की बात हुई है, कुछ चीजों के ऊपर स्टेट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होती है कि क्योंकि वो ऐसे सेंसिटिव मैटर्स होते हैं कि उनको पब्लिक में इतने आराम से नहीं दिया जाना चाहिए। उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो है वो पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आया, और ये सेक्शन 505 है पीपीसी का, स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पीपल मिसचीफ। ये बेसिकली उसके ऊपर है कि जो आप इंतशार फैलाने के लिए किसी भी पाकिस्तानी जो भी हमारे स्टेट के इदारे हैं उनके खिलाफ अगर इंतशार फैलाने के लिए गलत, मिसलीडिंग, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन चीजों को जो है वो कर्टेल करने के लिए पीपीसी में एक प्रोविजन दी गई है, ताकि आपकी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से किसी चीज किसी खासतौर पे किसी पाकिस्तानी इदारे को और उसके लोगों को जो है वो उनकी जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज ना हो, उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेक्शन 505 पीपीसी इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये काफी लेट आया था, मतलब ये शुरू में नहीं था, ये बाद में जो है वो अमेंडमेंट्स के थ्रू आया था। ये 505 की एक्सप्लेनेशन है, ये पूरा डिटेल में हमने दिया है। मैं आपको ऊपर से चीजें बता देता हूँ। फियर और अलार्मिंग पब्लिक, मतलब पब्लिक में खौफ और असर फैलाना और अलार्मिंग सिचुएशंस, रेस, रिलीजन और इन चीजों के ऊपर ऐसे गुफ्तगू करना और उसके ऊपर कुछ भी छापना या ये सारा कुछ, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन है। ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इसलिए लाई गई हैं ताकि जो जिस तरह मैंने पहले एक दफा कहा है कि हार्मनी जो है वो स्टेट में होना बहुत जरूरी है। जब तक हार्मनी नहीं होगी हम आगे एक्सेल नहीं कर सकते। हम खींचातानी करते रहेंगे, एक दूसरे पे फिंगर पॉइंटिंग करते रहेंगे, तो तब तक तरक्की नहीं हो सकती एक मुआशरे में। हार्मोनाइज करके मुआशरा जो है वो आगे चलता है, और उस हार्मोनाइजेशन में आपको जो है वो कुछ आप पे रिस्ट्रिक्शन भी लगती हैं और कुछ आपको फ्रीडम भी दी जाती है, ताकि दोनों चीजें जो है वो बैलेंस होके स्टेट की गवर्नेंस को बेहतर किया जा सके। आगे चलिए, ये बेसिकली उसी की एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन मेरा ख्याल खत्म होती है। आई होप के मतलब हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन रिलेशन टू आर्टिकल 19, ये दोनों किस तरह जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस किस तरह पैमरा ने, किस तरह कानून ने बताई और किस तरह फिर उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश पैमरा से की गई है। आई होप इट वाज अ बिट हेल्पफुल एंड इंफॉर्मेटिव। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप सर सेक्शन 26 जो है आपका पैमरा का है, उसमें जो कंप्लेंट्स का कॉन्सेप्ट कंप्लेंट काउंसिल है, उसमें जो कंप्लेंट्स है डेफामेशन होगी, उसके अलावा डैमेजेस का जो सूट है
वो हम सिविल सूट करते हैं या आप लोगों को करेंगे विद इन 30 डेज? जो उन्होंने मुझे बताया, जो मेरे नॉलेज में कि विद इन 30 डेज करना होता है, वो पहले एप्लीकेशन आप लोगों को सबमिट करनी है या हम सिविल सूट किया करें? बिल्कुल, देखें, अगर तो आपने वो कंटेंट एयर हुआ है, ब्रॉडकास्ट हुआ है, तो आपके पास सबसे पहली रेमेडी तो पैमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में आने की है। डेफेमेशन का सूट अंडर सिविल जो जुरिस्डिक्शन है वो भी आपका राइट है, लेकिन पहली चीज आपको, अगर क्योंकि आप एग्रीव्ड हैं वो उसके एयर होने पे, तो एयर होने से रिलेटेड जो भी मैटर है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास जाएगा। तो बेहतर उसमें ये समझा जाता है कि आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को लिखें, वो उसके ऊपर डिटर्मिनेशन देता है अपनी, और फिर वो ऑर्डर देता है जो कि अथॉरिटी अप्रूव करती है, वो फिर ऑर्डर जो है वो पैमरा इशू करता है। सर, डेफिनेशन में और डैमेजेस में जिस तरह साहब ने बताया कि आप लोगों के पास फाइन का राइट है 1 मिलियन का, अगर डैमेजेस अगर हो जाते हैं, क्लेम हो जाते हैं, तो वो कैन पॉसिबल कि वो 1 मिलियन, और वो तो क्योंकि मजिस्ट्रेट पावर जो कोर्ट पावर है वो तो उन्होंने बताया 10 मिलियन है जी। तो कैसे पॉसिबल है डेफेमेशन? और आप उसमें कोई केस है देखिए, उसमें कोई फाइन किया हो आपने 1 मिलियन, या आपने उसमें कोई प्लेंटी किसी पे की हो? उनका दूसरा लेक्चर था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अच्छा, इशू ये है, आपका क्वेश्चन है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग। मैंने अपने लेक्चर में किसी जगह पे भी ये बात नहीं की कि काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो ऑर्डर कोई जो है अपना इशू कर सकती है, वो रिकमेंडेटरी पार्टी है। और वन थिंग जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, सपोज आपके मतलब कोई कंटेंट चला है एबीसी किसी के मतलब भी किसी टीवी चैनल के ऊपर, वो समझता है कि असपर्शन हुआ है अगेंस्ट हिज हर पर्सनैलिटी, उसने डैमेजेस का सूट फाइल करना है, किसी वाले से भी उसके राइट्स में उनकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है। तो पैमरा पैमरा जो है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो उस लाइसेंसी को जिसने ऑन एयर की है उसको सुनेगा और उस कंप्लेंटर को सुनेगा। सुनने के बाद पैमरा अपने लाइसेंसी को फाइन जो है उसके ऊपर इम्पोज करेगा, जो हमारे पास मैक्सिमम पावर है 1 मिलियन की। अब बात है आपके क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सपोज हमने तो वो लाइसेंसी जो है उसको 1 मिलियन की फाइन जो है उसके ऊपर हमने इम्पोज कर दी है। अब हो सकता है वो एंकर पर्सन हो जिसने वो प्रोग्राम किया है आपके मतलब, या कोई अपना ब्यूरो हो या कोई न्यूज रिपोर्टर हो उनका, तो फिर आप उस चैनल और उस रिपोर्टर के ऊपर जो डैमेजेस हैं वो पैमरा की डोमेन में नहीं आते, वो डैमेजेस आप सिविल सूट में जाएंगे उस चैनल के अगेंस्ट, चाहे आप 10 करोड़ का कर लें हर जाने का दावा, चाहे आप 1 अरब रुपए का कर लें। थैंक यू।